जहां चीन आज विश्व में अपनी महाशक्ति बनने का डंका बजा रहा है, अपने 80वें विजय दिवस के अवसर पर, जापान को परास्त करने के अवसर पर, जापान से मुक्ति के अवसर पर, 80वें दिवस पर चीन ने जो विश्व को अपना परचम लहरा के दिखाया, उसका लोहा पूरा विश्व मान गया है। आज चीन विश्व की एक ऐसी महाशक्ति बन गई है जो न केवल आर्थिक रूप से संपन्न है, अपितु जो सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जिसने पूरी दुनिया को टैरिफ के दंश से हाँकने वाले अमेरिका को खुली चुनौती दी। आप टैरिफ का युद्ध लड़ना चाहते हैं या असली युद्ध, चीन दोनों के लिए तैयार है। और अपनी दृढ़ता से जिस ढंग से चीन ने अमेरिका को मजबूर किया अपने टैरिफ को जो बढ़ाया था उसे कम करने के लिए, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से, उसकी सामरिक और आर्थिक ताकत से और वहाँ के नेतृत्व की सही दिशा, चीन परस्त स्वाभिमानी दिशा से आज चीन पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा। तो आज सवाल भारतीयों के मानस पे ये है कि आखिर इस विकास की दौड़ में चीन से पहले चीन और भारत अपने विकास की डगर से एक समकालीन ही भरे, पर चीन जहां 1970-80 तक भारत ही के आसपास विकास के डगर भर रहा था, आखिर ये कैसा हो गया कि चीन विश्व में महाशक्ति बन गई, आर्थिक महाशक्ति बन गई। कहने को चीन दूसरी आर्थिक महाशक्ति है विश्व की, पहले स्थान पे अमेरिका है सामरिक दृष्टि से, परंतु चीन ने जो पूरे संसार का आर्थिक साम्राज्य अपना इकट्ठा किया, आज चीन में जो 30 से अधिक देशों के शासनाध्यक्ष उस चीन का प्रताप देखने के लिए खड़े थे, उसकी विजय गाथा को देखने के लिए थे, उसकी सामर्थ्य को देखने के लिए, उससे न केवल अमेरिका की आंखें चौंधा गई, अपितु एक ऐसा सवाल विश्व को सबसे बड़े लोकतंत्र होने का और विश्व की सबसे प्राचीन विश्वगुरु होने का बात करने वाले भारत और विश्व की चौथी महा आर्थिक शक्ति होने का हुंकार भरने वाले भारतीयों के मानस पटल पर 140 करोड़ भारतीयों के मानस पटल पर एक प्रश्न छोड़ दिया, आखिर भारतीय नेतृत्व से क्या कमी हो गई, या भारत में ऐसा सपूत सी की तरह जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो, जो अपने चेहरे को के भावों को अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र नव निर्माण और विश्व में परचम लहराने वाले, जिसने शिक्षा से लेकर औद्योगिक क्रांति से लेकर अनुसंधान से लेकर और अपने देश की सही दिशा और से पूरे विश्व को अपने परचम से चकाचौंध कर दिया, आखिर भारत से भूल कर। भारत जहां आज भारतीय नेतृत्व आज भी अभी चीन में संघाई देशों के सम्मेलन से, सहयोग संगठन के सम्मेलन, शिखर सम्मेलन से भारत के प्रधानमंत्री वापस भारत में आकर जो चुनाव प्रचार कर रहे बिहार में, वो एक दूसरे को, वहाँ प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि चीन ने विकास के क्या मानदंड खड़े कर दिए,
कितने परचम लहराए। वहाँ बात हो रही थी मेरी माँ को गाली किसने दी, किसने दी। जातिवाद, क्षेत्रवाद और दलीय स्वार्थों में डूबे भारत के नेतृत्व, चाहे कोई भी पार्टी हो, इससे उबर नहीं पा रही है। यहाँ जो विकास के लिए पुल बन रहे हैं, आधार ढांचा बन रहे हैं, विकास का आधारभूत ढांचा, पुल, कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, वो बनने के साथ ही ढह जा रहे हैं। बिहार में ही कई पुल इस समय ढह गए। सड़कों का निर्माण ऐसा हो रहा है जो हिमाचल से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, जो पर्वतीय क्षेत्रों में इस समय अतिवृष्टि से, बादल फटने से जो तबाही मची, उसमें कहीं न कहीं सड़क निर्माण में मानकों का, प्रकृति के अनुसार कार्य करने का न करने के कारण ये खमियाजा पूरे देश को भोगना पड़ रहा है। यहाँ पर विकास के बजाय अधिकांश देश में कमीशन के लिए होड़ मची है। इसीलिए पूरा संसाधन जो देश का है वो विकास के कार्यों में न लग के नेताओं, नौकरशाहों, ठेकेदारों और मध्यमार्गियों के हाथ चले जाता है। इसलिए देश का हित क्या है, देश क्या चाहता है, देश के सामने क्या चुनौती है, सबसे बड़ी बात आज ये महत्वपूर्ण नहीं है कि चीन के साथ कौन कौन खड़े हैं। स्थिति ये है, भारत आज इतना पीछे कैसे रह गया, क्योंकि भारत की एक सही आत्मसम्मान वाली दिशा नहीं। जो चीन अभी पहलगांव वाले प्रकरण में, ऑपरेशन सिंदूर में ताल ठोक के पाकिस्तान की मदद कर रहा था, जो अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उस तरफ भारत की अपनी दिशा तय नहीं की। दिशा तय कैसे करते हैं? नेतृत्व हो या यहाँ के तमाम राजनीतिक दल केवल सत्ता के संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता के लिए तमाम नीतियां बना रहे हैं। देश के हितों को कौन सा उठा रहेगा? जिस पाकिस्तान ने 1947 के बाद लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया, भारत को बर्बादी के गर्त में धकेला, उस पाकिस्तान से को दुश्मन मानकर उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाने के बजाय उससे क्रिकेट खेलने का काम किया जा रहा है। चीन ने जो हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर रखी है, जो पाकिस्तान के साथ हुंकार भर के, जबकि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है अरबों खरबों का है। चीन से भारत अरबों खरबों का सामान लेता है, 10वां बड़े आयात करने वाला देश है। इसके बावजूद भारत के हितों के प्रति चीन का रवैया हमेशा दुश्मन जैसा रहा। वो इस समय अमेरिका के साथ जो प्रकरण हुआ, टैरिफ के प्रकरण में अमेरिका जो हाँक रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब जिस ढंग से चीन ने दिया, वैसा जवाब देने में भारत क्यों नाकाम रहा? खुली चुनौती। दूसरी बात है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का दायित्व चीन, रूस, अमेरिका, इजराइल के साथ भारत का भी है। भारत के हितों की रक्षा का पहला दायित्व भारत का है। भारतीय आत्मसम्मान की रक्षा करने का दायित्व सत्तासीन का है पहला, और विपक्ष का भी है। परंतु हमारे दल, राजनीतिक दल, इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार, आर्थिक सलाहकार जो ये टैरिफ निर्धारण कर रहे हैं, उन्होंने भारत पे कभी कह रहे हैं कि भारत के कारण, मोदी के कारण ये यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। कभी कह रहे हैं ब्राह्मणों को तेल का इजाफा मिला, तेल का लाभ ब्राह्मणों को मिला। ये घोर जातिवाद का क्या कारण है? क्योंकि भारत न केवल अमेरिका के निशाने पे है, न केवल पाकिस्तान के निशाने में,
चीन भी निरंतर भारत को कमज़ोर करने के लिए लगे हैं। इसलिए हमें ये निश्चित करना होगा, अपनी सामरिक आर्थिक ताकत को इतना मजबूत करना होगा जिससे हम न केवल विश्व में अपना परचम लहराएं अपितु अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। कैसा चीन विश्व की महाशक्ति बन गया? चीन विश्व की महाशक्ति बना अपने देश के स्वाभिमान को आगे, अपनी भाषा में शिक्षा देकर, अपनी संस्कृति को आत्मसात कर अपने लक्ष्यों को सामने रख कर, अपनी शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा को, आज भारत में ये हालत है, देश के आवाम को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय एक स्वप्न बन गया। भारत की यह है, भारतीय भाषाओं में जिस अंग्रेजों एक तरफ चीन अपने लक्ष्य निर्धारित करके अपने जापान द्वारा रौंदे जाने के बाद अपनी विजय दिवस की गाथा को आगे करके उसने ये सबक लिया कि दोबारा आर्थिक इतनी मजबूत बनाई, सामरिक इतना मजबूत है, जापान क्या अमेरिका भी आज चीन के सामने को मुकाबला करने के लिए जो परेड में उन्होंने जो पुतिन से लेकर उत्तरी कोरिया के शासक और दक्षिणी कोरिया के नेताओं को एकजुट किया, जो ईरान के राष्ट्रपति वहाँ पे दिखे, भारत पाकिस्तान का तो सामान्य बात है, 30-31 देशों के, वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया, कई देशों के, ये कारण है चीन ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा को, अपने हक हकूक़ों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। भारत में भारतीय भाषाओं के होते हुए हमने उसी विदेशी आक्रांता की भाषा से यहाँ शासन, शिक्षा, रोजगार, सम्मान दे रहे हैं बेशर्मी से। अंग्रेजों से मुक्ति होने के 78-79 साल बाद भी आज भी बेशर्मी से भारत की न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं मिलता है। शिक्षा, चिकित्सा, देश का नाम, चाहे अभी संघाई सहयोग देशों की शिखर सम्मेलन हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का हो, चाहे विश्व के तमाम दूतावासों और उच्चायुक्तों का, कहीं भी देश को अपना नाम से नहीं जाना जाता है। वही अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ इंडिया नाम, वही अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी का, चीन ने अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को बड़ी मजबूती दी। उसके बाद टेक्निकल नर्सरी से आगे किया, उसके बाद देश में न्याय, त्वरित न्याय किया, उसके बाद देश के लक्ष्यों के प्रति समर्पित किया, देश का विकास के प्रति आम लोगों को शिक्षा का इतना महत्वपूर्ण है। भारत में शिक्षा आज स्वप्न बन गया आम आदमी के लिए। केवल विद्या व्यापार, चिकित्सा व्यापार, न्याय व्यापार और शिक्षा व्यापार। इसलिए भारत को आज आगे बढ़ना है तो चीन के विकास के इस सूत्र को अपने आत्मसम्मान और सही दिशा, अपने मित्र और शत्रुओं की पहचान करके अपनी रणनीति बनाए। भारत आज एक अदना सा एशियाई क्रिकेट कप में उस पाकिस्तान के साथ खेल रहा है 2 टके के लिए, जो भारत के लाखों लोगों का कत्लेआम का गुनाहगार है, जो भारत की बर्बादी का गुनाहगार है, जो भारत के विभाजन का गुनाहगार है। परंतु चीन ने ओलंपिक खेलों तक तब तक नहीं भेजा जब अपना सर मजबूत न हो। अमेरिका ने ओलंपिक खेल का अपने हितों के लिए कई बार बहिष्कार किया, रूस ने किया, पर भारत का नेतृत्व इतना आत्मसम्मान नहीं समझता है। हम किस प्रकार अपने आत्मसम्मान के 78 के बाद हमारे देश में जिस प्रकार से घुसपैठियों का जमवाड़ा, करोड़ों लोग यहाँ चीन में चाहे किसी धर्म संप्रदाय के हो, सब चीन को सर्वोच्च हित मानकर समर्पित होते हैं। वहाँ की कोई अंध तुष्टीकरण नहीं, कोई कुछ नहीं, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, विकास का मन है।
चीन के सम्मान में भारत के नेताओं ने केवल अपने सत्ता लोलुपता के लिए इस प्रकार का, तो ये आज प्रश्न उठता है, काश भारत में भी कोई ऐसा शी जैसा सपूत होता है जो भारत को भी चीन की तरह विश्व की महाशक्ति बनाने। जिस प्रकार जापान की तरह आर्थिक शक्ति नहीं बनना है, बिना शक्तिहीन आदमी प्राण शव के समान होता है। आर्थिक सारा विकास ढह जाता है अगर सामरिक शक्ति न हो। क्षमा उसी भुजंग को जिसमें गरल हो। तो इसलिए हमें अपने भारत के राजनेताओं को जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। देश में फिर से 1947 की तरह विभाजनकारी ताकतें सर न उठा पाए। देश में घुसपैठी जितने आए हैं उन्हें अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की तरह उनके देशों में छोड़ने का काम करें। देश की न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, विधायिका, सब में पारदर्शिता और राष्ट्रीय हितों के प्रति समर्पित होने, जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये जब तक नहीं होगा, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, राष्ट्रीय हितों के प्रति नहीं होगा, तब तक भारत कैसे महान बनेगा। इसलिए आज भी अगर समय है, भारतीय नेतृत्व ये सोचे, अपने कथनी और कथनी में अंतर दूर रखे, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जाति और संप्रदाय के वैमनस्यता को छोड़ के राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हित में सबको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। तभी भारत महान बनेगा, तभी वो आर्थिक और सामरिक रूप से अपने हितों का रक्षा कर पाएगा, तभी माँ भारती का यशोगान आगे होगा, तभी विश्व में भारत को भी चीन की तरह महान देश माना जाएगा। अन्यथा कितना बड़ा भूभाग हो, कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति हो, कितना बड़े उपदेशक हो, लेकिन शक्तिहीन और दिशाहीन जो देश होता है, व्यक्ति होता है, समाज होता है, वो केवल बर्बादी के अलावा कुछ कार्य नहीं करता है। जय हिंद, जय भारत।